स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू फिजिक्स विद पीएस। और आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर विभव निकाला था। अक्षीय स्थिति पर विभव आया था kp/r² और निरक्षीय स्थिति पर विभव आया था 0। आज अपन बात करते हैं कि पॉइंट P यदि आपका r और थीटा स्थिति पर, तो आज अपन बात करेंगे कि द्विध्रुव की r थीटा स्थिति पर विद्युत विभव r और थीटा स्थिति क्या होती है बच्चों? जैसे मान लो मेरे पास ये विद्युत द्विध्रुव है, ये इसका -q आवेश, ये इसका +q आवेश। अब देखो ध्यान से, पॉइंट P है वो इस द्विध्रुव के केंद्र से, तो ये वाली दूरी भी a और ये भी a हो जाएगी। ये इस केंद्र से r दूरी पर है और थीटा कोण पर है। ध्यान से देखो, अपन ने बोला कि ये अपना द्विध्रुव है -q +q, ये इसका केंद्र से जो बिंदु P है वो r दूरी पर है और थीटा एंगल पर है। तो ये होगी आपके पास r थीटा स्थिति। अब अपन बात करते हैं कि विद्युत विभव। आपको पता है कि एक अदिश राशि होती है, तो दिशा का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, अपना दिशा तो अपने को बतानी नहीं है। अपन क्या करेंगे, सीधा ध्यान से देखो, सबसे पहले -q आवेश से बिंदु P की दूरी, -q आवेश से बिंदु P की दूरी को अपन r1 बोल देते हैं, और +q आवेश से बिंदु P की दूरी को अपन ने बोल दिया r2। ये r1 है और ये r2। तो सबसे पहले तो -q आवेश के कारण विभव के कारण P पर विभव कितना आएगा बच्चों? V1 - kq/r1। देखो -q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है? r1। तो V1 कितना हो गया? -kq/r1। ऐसे ही अपन बात करें किसकी? +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, ये कितना आएगा बच्चों? V2 kq/r2। इसको आप समीकरण 2 नाम दे दो, इसको समीकरण 1। अपन ने -q और +q दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकाल लिया। अब देखो बच्चों, अपन इस बिंदु P पर कुल विभव की बात करते हैं, तो कुल विभव कितना मान लें अपन? V, और ये कब आएगा? V1 + V2। देखो विभव अदिश राशि है, अपन डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो V = V1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? -kq/r1, और V2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? kq/r2। यहां से देखो अपने पास kq कॉमन आ जाएगा और ये बनेगा -1/r1 + 1/r2। यहां से थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं अपन। r1 r2 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, तो यहां से तो बचेगा आपके पास -r2 + r1। तो आप इसको लिख सकते हो V = kq, इसको मैंने लिख दिया r1 - r2/r1 r2। ये बच्चों आपके पास बिंदु P पर कुल विभव आ गए। अब अपन क्या करते हैं, इन r1 और r2 की वैल्यू निकालते हैं। r1 और r2 की वैल्यू कैसे आएगी वो ध्यान से समझो। यहां तक तो अपने पास कोई लफड़ा नहीं था, अपन ने सीधा बोला बिंदु P की दूरी -q आवेश से r1 है, +q आवेश से कितनी है? r2 है। अपन ने -q आवेश के कारण विभव निकाला, +q आवेश के कारण विभव निकाला, डायरेक्ट आपने जोड़ दिया, तो आपके पास बन गया V = kq/r1 - r2/r1 r2। अब अपन बात करते हैं इस r1 और r2 की कुछ वैल्यू है, वो वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसको नोट करो, आगे देखते हैं अभी।
अब देखो बच्चों, R1 R2 की वैल्यू निकालने के लिए अपन को एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। इसको मैंने O बिंदु नाम दिया है, तो ये वाली जो लाइन है इसको मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूं थोड़ा सा, ये पीछे की ओर बढ़ाया। और कितना बढ़ाया ध्यान से देखो, इसको नाम दे दो आप A और B, यानी इस वाली लाइन को मैंने पीछे की ओर बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि ये किसके बराबर हो जाए, AP के बराबर। अब देखो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है, बराबर है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, AP इक्वल्स टू CP। ये वाला AP रहा और ये रहा CP। इस लाइन को मैंने पीछे की ओर बढ़ाया और कितना बढ़ाया कि ये इसके बराबर हो जाए, तो मैंने लिखा AP इक्वल्स टू CP। अब देखो बच्चों, AP ये CP किसके बराबर होगा, CP यहां से लेकर ये, इसको दो पार्ट में लिख दूंगा मैं, एक तो OP प्लस OC लिख सकते हैं ऐसा, OP प्लस OC। अब ध्यान से देखो, ये वाली दूरी कितनी है आपके पास, A, और ये है R, और ये AP देखो कितना है, R1 है क्या, तो इसको तो मैंने लिख दिया R1 इक्वल्स टू, अब अपने पास OC का पता नहीं है अपने को, OP कितना है, R प्लस OC। बोलो बच्चों यहां तक क्लियर है। अपन ने बोला कि इस वाली लाइन को आप पीछे इतना बढ़ाओ कि ये इसके बराबर हो जाए, और इसके बराबर होगी तो इसको मैंने दो पार्ट में लिख दिया, एक तो OP प्लस OC। फिर अपने पास OP कितना है, R है, OC अभी अपने को पता नहीं है कितना होगा, तो OC के लिए अपन क्या करते हैं, देखो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा क्या बच्चों। इसको पीछे की ओर बढ़ाया और यहां से मिलाया तो ये कोण आपका 90 डिग्री। तो इसमें देखो आपके पास ये वाली भुजा दे रखी है, ये वाली, और अपने को चाहिए ये जो डॉट डॉट से दिखा रखी है ना अपन ने, ये वाली भुजा चाहिए, इसी को OC बोला है अपन ने। तो देखो अगर मैं बात करूं, ये वाला कोण थीटा है, क्योंकि ये थीटा था तो ये भी थीटा ही होगा, तो अपन ने बोला कि थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब। ये आपके पास आधार और ये कर्ण, तो कर्ण और आधार में संबंध चाहिए अपने को, ध्यान से देखो, कर्ण और आधार में संबंध चाहिए, तो ये कौन बताएगा, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण, तो ये तो रहा आधार OC अपॉन कर्ण, ये रहा आपके पास कितना, A, तो OC इक्वल्स टू आ गया आपके पास A कोस थीटा। बोलो बच्चों कोई दिक्कत, यहां से अपन ने OC निकाल लिया, कितना आया, A कोस थीटा। इस OC की वैल्यू यहां पे रख दूं तो R1 इक्वल्स टू आ जाएगा R प्लस A कोस थीटा। ये लो जी, R1 की वैल्यू आ गई R प्लस A कोस थीटा। ऐसे ही अपन क्या करते हैं, R2 की वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों इसको मैं मिटा रहा हूं ऊपर से थोड़ा, इसके लिए देखो क्या करेंगे अपन ये कोण थीटा है, तो ये वाली भुजा की लंबाई कम है और ये ज्यादा है, तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक लंब डाल लेता हूं ऐसे। देखो बिंदु B से इस OC पर मैंने एक लंब डाला, सॉरी OP पर, तो अब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या हो गई आपस में बराबर, आप इसको नाम दे दो D। यानी ये लंब आपका मैंने इस तरीके से डाला है कि यहां पर PD किसके बराबर हो जाएगा, PB के। तो अपन लिख सकते हैं कि BP किसके इक्वल होगा, PD के। ध्यान से देखो ये वाली दोनों दूरियां क्या हो गई आपस में बराबर। अब अपन क्या करते हैं बच्चों, यहां से इस PD को अपन वही दो तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, ये तो रहा आपके पास OP माइनस OD लिख सकता हूं क्या इसको, तब आपके पास ये ऊपर वाला आ जाएगा। तो यहां से BP इक्वल्स टू PD को लिख दिया मैंने OP माइनस OD। ये तो रहा आपके पास OP, ध्यान से देखो पूरा पूरा कितना है OP, इसमें से अपन ने OD को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा PD। अब यहां पर इसकी वैल्यू रख दो, देखो BP की वैल्यू कितनी है R2
और यहां से ओपी कितना है, ये रहा देखो ओपी, ये अपने को पता नहीं है अभी। ओडी ओपी अपने को पता है आर है, और ओडी अपने को पता नहीं है। ध्यान से देखो ओपी यहां तक कितना है, आर है। अब अपने को ये ओडी चाहिए, ओडी चाहिए तो लंब डाला था तो ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे देखो। तो इस वाले त्रिभुज में वापस थीटा के सामने ये तो हो गया लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो वापस कोस थीटा लगाएंगे अपन को। देखो कर्ण अपने पास है, आधार अपने को चाहिए, तो आप क्या करोगे, कोस थीटा लगा दो। कोस थीटा वापस क्या बन जाएगा देखो, ओडी अपॉन ए। तो ओडी की वैल्यू फिर से यहाँ पे क्या आ गई, ए कोस थीटा। इस ओडी की वैल्यू आप यहां पे रखो तो आपके पास R2 कितना बनेगा बच्चों, R माइनस ए कोस थीटा। ये लो जी R2 की वैल्यू आ गई अपने पास। देखो ध्यान से देखना बच्चों, रटना नहीं है अपने को। अपन बात कर रहे थे किसकी, एक तो R1 और R2 की वैल्यू चाहिए अपने को। तो अपन ने क्या किया, इस PO ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, इसको अपन ने थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाया। और पीछे की ओर कितना बढ़ाएंगे कि ये PC जो है ना, यहां से लेकर यहां तक की, ये किसके बराबर हो जाए, AP के बराबर। बस इतना ही काम करना है। फिर मैंने इस CP को दो पार्ट में लिख दिया, एक तो OP प्लस OC, ये रहा OP प्लस OC। यहां से अपन के पास R1 आ गया। सेम काम आपको किसके लिए करना है, आप बिंदु B से यहां पे लंब डालो, और लंब डालने से क्या होगा, ये जो PB है वो किसके बराबर हो जाएगा, DP के बराबर। तो यहां से अपने को क्या मिलेगा बच्चों, R2 मिलेगा। अब R1 और R2 दोनों की वैल्यू अपन, ये जो V आया था अपने पास, यहां पे रख लेते हैं। तो इसको मैं मिटा दूं एक बार। अपने पास R1 की वैल्यू है, देखो दोनों वैल्यूज को आप यहां पे रख लो, तो क्या आएगा अपने पास, V इक्वल्स टू KQ। R1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां से आया था अभी, R प्लस ए कोस थीटा। फिर माइनस R2 की वैल्यू कितनी है, R माइनस ए कोस थीटा। और नीचे देखो R1 R2, एक तो है R प्लस ए कोस थीटा और एक है R माइनस ए कोस थीटा। ये लो जी वैल्यू रख दी अपन ने। तो यहां से क्या बनेगा, V इक्वल्स टू KQ, ये बन गया R प्लस ए कोस थीटा, माइनस को अंदर गुणा करो तो माइनस R प्लस ए कोस थीटा। यहां नीचे देखो बच्चों, a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैंने लिख दिया R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहां से देखो R से R कैंसिल हो गया, a कोस थीटा और a कोस थीटा कितना हो जाएगा, 2a कोस थीटा। तो अपन थोड़ा सा यहां पे कर लेते हैं आगे, आप साथ साथ में नोट करते हुए चले, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो v इक्वल्स टू आपके पास बनेगा KQ, अंदर बन गया 2a कोस थीटा। देखो a कोस थीटा प्लस a कोस थीटा कितना हो गया, 2a कोस थीटा, और नीचे बनेगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों Q इंटू 2a, मैंने कहा ये पीछा नहीं छोड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ये पीछा नहीं छोड़ेगा। द्विध्रुव आघूर्ण जिसको बोलते हैं अपन, P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। तो देखो Q इंटू 2a को तो मैंने लिख दिया P, तो ये बन गया KP कोस थीटा ऐसा का ऐसा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। चलो जी बात करते हैं आगे। अब देखो ध्यान से, एक छोटी सी कंडीशन जो द्विध्रुव के लिए अपन बार बार लगाते आ रहे कि इस a का मान r की तुलना में क्या है, बहुत कम है। देखो a वेरी वेरी लेस देन टू r,
तो यहाँ पर ए कितना हो जाएगा 0, तो ये तो 0 हो गया, बचेगा क्या केवल आपके पास KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बच्चों अपने पास द्विध्रुव की आर और थीटा स्थिति पर क्या आ गया, विभव का मान आ गया KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अपन इससे पहले दो केस की बात कर चुके थे, द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों की बात कर ली थी अपन ने। तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट P की, तो ये अक्षीय स्थिति पर कब होगा, जब थीटा आपका 0 डिग्री होगा। अगर बात करूं निरक्षीय स्थिति की, तो निरक्षीय स्थिति कब बनेगी, जब ये थीटा कितना होगा 90 डिग्री। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, ये जो थीटा है वो किस किस के बीच का कोण है, वो ध्यान से समझो। थीटा है यहां पर, एक तो बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है r, और P क्या है यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कौन सी होती है बच्चों, -q से +q की ओर, -q से +q की ओर। ध्यान से देखो, क्लियर है इतनी सी बात? तो मैं क्या करता हूं, इसमें वही दोनों कंडीशन लगा लेते हैं अपन कि इफ थीटा इक्वल्स टू कितना हो 0 डिग्री, यानी थीटा 0 होगा मतलब पॉइंट P कहां पे आ जाएगा, अक्षीय स्थिति पर। तो यहां से B कितना बनेगा आपके पास, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और ये बन जाएगा KP अपॉन आर स्क्वायर। बोलो, जब अपन अक्षीय स्थिति अलग से पड़ी थी तो वहां पर विभव का मान यही आ रहा था क्या, KP अपॉन आर स्क्वायर। बात करें अपन किसकी, थीटा आपका कितना हो 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0, तो यहां पर V कितना आ जाएगा 0। बोलो, ये निरक्षीय स्थिति थी क्या, तो इसको तो मैं बोल सकता हूं V अक्षीय, और इसको मैं बोल सकता हूं V निरक्षीय, यानी अक्षीय स्थिति पर विभव कितना आया था KP अपॉन आर स्क्वायर। अगर निरक्षीय स्थिति की बात करें तो विभव कितना आया था 0, अक्षीय स्थिति पर KP अपॉन आर स्क्वायर और निरक्षीय पर 0। आप इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों अपन बात करते हैं किसकी, देखो बहुत आसान है, बस एक बार आपको क्या करना है, अपनी रफ कॉपी लेनी है, उस रफ कॉपी में एक बार आपको डेरिवेशन करके देखना है। और डेरिवेशन तो आपको पता है जो क्लास 12th में है उन्हीं को करना है, बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो केवल फॉर्मूला याद रखना है, केवल फॉर्मूला, और वो भी अक्षीय और निरक्षीय का अलग अलग मत रखना। आप ये फॉर्मूला याद रखो KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा 0 कर दोगे तो आप अक्षीय स्थिति पर आ जाओगे, थीटा 90 कर दोगे तो आप निरक्षीय स्थिति पर आ जाओगे। तो डेरिवेशन केवल जो क्लास 12 के बच्चे हैं उन्हीं को याद रखना है, और क्लास 12 के जो बच्चे हैं वो केवल R1 और R2 की वैल्यू जो निकाली है अपन ने वो कैलकुलेशन थोड़ी सी एक बार आप करके देख लेना, बाकी बहुत आसान है। -q के कारण विभव निकालो, +q के कारण विभव निकालो, दोनों को जोड़ दो सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू अपने को निकालनी है R1 और R2 की, इसके लिए मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया, तो नोट करो, आगे देखते हैं। चलो बच्चों, अब अपन बात करते हैं किसकी, हेडिंग लगो विद्युत क्षेत्र, जिसको अपन ने प्रदर्शित कर रखा है ई से, वह विद्युत विभव V में संबंध, V में संबंध, ये संबंध अपने आगे काम आएगा। अभी अपन जैसे गोले की बात कर रहे थे, खोखले गोले की, ठोस गोले की, या गोलीय कोश की बात की थी अपन ने जैसे विद्युत क्षेत्र में, वैसे ही अपन यहाँ पर उन तीनों स्थितियों में विभव का मान निकालेंगे। तो वहां पर अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध होता है। तो बच्चों बात करते हैं अपन किसकी, सबसे पहले समरूप विद्युत क्षेत्र की। समरूप विद्युत क्षेत्र,
या आप इसको एक समान विद्युत क्षेत्र भी बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समरूप बोल दो, यूनिफॉर्म बोल दो, एक समान बोल दो, दोनों तीनों एक ही चीज है। समरूप विद्युत क्षेत्र को बच्चों अपन ने कुछ समांतर लाइनों से प्रदर्शित किया था, आपको याद हो तो। अगर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समान दूरी पर हो तो वो कैसा विद्युत क्षेत्र होता है बच्चों? एक समान विद्युत क्षेत्र, या जिसको अपन ने समरूप विद्युत क्षेत्र बोल रखा है। अब इसमें देखो मेरे पास दो बिंदु हैं, एक तो ए और एक बी। अब मेरे पास कोई आवेश है Q, इस आवेश को मैं बिंदु ए से बी तक लेके जाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखो, आपने पढ़ रखा है, जैसे मान लो ये धनावेश है, तो पढ़ रखा है आपने कि धनावेश पर विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है। तो आप क्या सोचोगे, सर ये तो अपने आप चला जाएगा ए से बी तक। देखो विद्युत क्षेत्र भी इस दिशा में धनावेश है, तो इस धनावेश पर विद्युत बल कितना लगेगा? QE के बराबर, यानी ये वाला आवेश तो अपने आप चला जाएगा यहाँ पे। लेकिन आपको क्या याद रखना है बच्चों, मैंने कहा इस आवेश को आप धीरे धीरे लेके जाना है। धीरे धीरे क्यों? क्योंकि अपन ने बोला था कि यहां पर इसकी गतिज ऊर्जा नहीं बदलनी चाहिए, इसका वेग बदलेगा तो गतिज ऊर्जा बदलेगी। तो मैंने कहा था कि यदि कोई कण है या आवेशित कण है, जैसे इस आवेश की बात करो, इस आवेश पर जब बल लगेगा तो बल के प्रभाव में क्या होगा? ये स्पीड से भागेगा, इसका वेग बदलेगा, और वेग बदलेगा तो क्या होगा? इसकी गतिज ऊर्जा बदलेगी। अब डाउट ये आता है कि ऐसा क्यों करते हैं अपन, गतिज ऊर्जा क्यों नहीं बदलनी चाहिए? तो ध्यान से देखो, अपन ने विभवांतर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य क्या होता है बच्चों? विद्युत विभवांतर होता है। तो अगर मैं बोलूं यहां पर कि ये आवेश अपने आप इस बल के प्रभाव में गति करे, तो क्या होगा? उसकी गतिज ऊर्जा बदलेगी। और अपने को कार्य कौन सा चाहिए? बाह्य स्रोत का कार्य। तो अगर यहां पर मान लो कुछ गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो गई, तो यहां पर किया गया कार्य कुछ है वो ऊर्जा के रूप में वेस्ट हो जाएगा। अपन तो जो कैलकुलेशन अपन कर रहे थे कौन सी? विभवांतर वाले, कि आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य, तो पूरा का पूरा कार्य नहीं आएगा, फिर अपने पास कुछ कार्य है वो यहाँ पर ऊर्जा के रूप में वेस्ट हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे? ध्यान से देखो बच्चों, अपन ने बोला कि ये आवेश यहां पर अपने आप जाएगा, लेकिन मैं क्या करूंगा? इसके विपरीत बाह्य बल लगाऊंगा। ध्यान से देखो, बाह्य बल, ताकि इसकी गतिज ऊर्जा ना बदले। और मैंने कहा था कि अपन ये बाह्य जो बल है उसको लगभग इस स्थिर विद्युत बल के बराबर ही मानते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि सर बराबर हो जाएगा तो ये चलेगा कैसे? समझ लो मेरी बात। अगर देखो QE इधर लग रहा है बल, उतना ही बल मैं बाह्य बल पीछे की ओर लगा दूं तो ये आवेश तो स्थिर हो जाएगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, इसको अपन थोड़ा सा कम रखते हैं। जो बाह्य बल होता है ना, इसको इस QE से अपन क्या करते हैं? थोड़ा सा कम रखते हैं। और आपको पता है कि फिजिक्स में थोड़ा सा क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है लगभग। तो अपन क्या करते हैं? अपन मानते हैं कि इतना ही बल अपन ने क्या कर दिया? पीछे की ओर लगा दिया। इसको थोड़ा सा कम रख लो आप, जो बाह्य बल है उसको हल्का सा कम कर लो, तो ये आवेश क्या होगा? धीरे धीरे चलेगा, इसकी गतिज ऊर्जा नहीं बदलेगी। तो अब देखो, अगर मैं इस आवेश को बिंदु ए से बी तक लाना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य किसके बराबर हो जाएगा? विभवांतर के। तो मैं इसको क्या लिख दूं? यहां से यहां तक जा लो तो आप इस पॉइंट को बी ले लो और इसको ए ले लो, ताकि आपके पास बन जाए VA माइनस VB। वैसे तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपन VA माइनस VB लिख लेते हैं और इसको डेल्टा भी लिखेंगे आगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसकी, डेल्टा भी लिखेंगे। तो VA माइनस VB किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? यहां पर कार्य कितना होगा? ध्यान से देखो, इस आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में कार्य, जल्दी कराओ, कमेंट करो बच्चों। इस आवेश को B से A तक ले जाने में किया गया
कार्य कितना होगा, ध्यान से देखो, ये वाला विस्थापन बच्चों अपन मान लेते हैं कितना, डेल्टा आर। ध्यान से देखो, बी से ए तक का विस्थापन कितना है, डेल्टा आर है। तो आपको पता है कि कार्य कितना होता है, एफ डॉट डेल्टा आर हो जाएगा। लिख सकते हैं बल गुणा विस्थापन, या एफ डॉट डेल आर। क्यों डेल आर क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहां पर देखो इसकी दिशा है, ध्यान से देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात कर रहे हैं पर, तो ये W इक्वल्स टू एफ डॉट डेल्टा आर। ध्यान से देखो ये बिंदु है दो, ए और बी, और इन दोनों का ये विस्थापन सदिश है डेल्टा आर। क्या है, विस्थापन सदिश है, ध्यान रखना बच्चों। तो यहां से अगर मैं बात करूं W, एफ बाह्य किसके बराबर हो जाएगा, ये जो बल होता है वो कौन सा होता है बच्चों, बाह्य बल, और बाह्य बल किसके बराबर होगा, क्यू ई के बराबर। लेकिन ध्यान से देखो अगर मैं बात करूं किसकी, यहां दिशा की, तो बाह्य बल इधर है, आवेश उधर चल रहा है, तो कोण 180 डिग्री, दोनों बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। यही है, देखो W इक्वल्स टू माइनस क्यू ई डॉट डेल्टा आर। आप सभी इसमें लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखो ये किया गया कार्य विभवांतर के बराबर लिख सकते हैं अपन, या यही पे लिख लेते हैं अपन, विभवांतर क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू। जिस आवेश को आप लेके आप जा रहे हो उस आवेश से भाग लगा दो, तो वी ए माइनस वी बी क्या बनेगा बच्चों आपके पास, डब्ल्यू की वैल्यू तो ये रही, वैल्यू रख देता हूं मैं सीधी, ई डॉट डेल आर अपॉन क्यू। देखो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और वी ए माइनस वी बी को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा बी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। ये आपके पास विद्युत क्षेत्र और विभव के मध्य संबंध आ गया बच्चों। देखो करना कुछ भी नहीं है, अपन ने बोला कि ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में इस आवेश को बी से ए तक लेके जाना है, बी से ए तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य किसके बराबर हो जाएगा, एफ डॉट डेल आर के। ये डेल आर विस्थापन सदिश है ए और बी के बीच, ध्यान रखना क्या है, विस्थापन सदिश है। फिर अपन ने बोला कि बाह्य बल यहाँ पीछे की ओर यानी विपरीत दिशा में लगाएंगे अपन, तो कितना लगेगा, माइनस क्यू ई के बराबर। देखो आप ऐसे भी याद रखो, इधर प्लस क्यू ई है तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई, तो माइनस क्यू ई डॉट डेल आर। फिर अपन ने बोला कि ये कार्य है, अपन यहां से विभवांतर निकाले तो कितना आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, अब डेल्टा बी क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस ई डॉट डेल आर। तो ये था बच्चा अपने पास समरूप विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध। यहाँ पे अपन बात किसकी कर रहे थे, समरूप विद्युत क्षेत्र की। अब यहाँ पर देखो बदलेगा कौन, ई तो फिक्स है ना, कांस्टेंट हो गया। देखो बच्चों समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है, हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो, समान। तो अपने पास बदलेगा कौन, केवल ए और बी के बीच की दूरी बदलेगी। क्लियर है बच्चों इतनी बात। अब अपन बात करते हैं किसकी, असमरूप विद्युत क्षेत्र की। तो नोट करो या स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आगे बात करें। चलो एक फॉर्मूला तो अपने पास ये आ गया बच्चों, डेल्टा बी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल आर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। अब अपन बात करते हैं किसकी, असमरूप विद्युत क्षेत्र की। असमरूप विद्युत क्षेत्र या असमान विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। तो असमान विद्युत क्षेत्र कौन सा होता है बच्चों, जहां पर विद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो, यानी हर जगह विद्युत क्षेत्र की वैल्यू सेम ना हो। तो जैसे मान लो ये अपने पास कोई विद्युत क्षेत्र है जो कैसा है, असमरूप है। असमरूप विद्युत क्षेत्र को ऐसे प्रदर्शित करते हो क्या बच्चों आप, ध्यान से देखो। वापस से वही कंडीशन है मेरे पास, ये बी बिंदु है, ये ए बिंदु है,
दिशा इसकी आप इधर मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या दिशा भी अलग हो सकती है, इसकी हर जगह सेम नहीं होती है, असमान विद्युत क्षेत्र है। तो यहां पर फिर से अपने पास वही आवेश है, इस आवेश को बिंदु बी से ए तक लेके जाना है। तो ध्यान से देखो, मैं इसके लिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता बच्चों। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि यहां पर विद्युत क्षेत्र भी बदल रहा है, असमरूप विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होगा, यानी हर जगह सेम नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, मान लो इस आवेश को आप बिंदु बी से ए तक लाना चाहते हो, तो मैं क्या करूंगा, इसके छोटे छोटे अल्पांश ले लूंगा। या अपन बोलते हैं कि जब असमरूप विद्युत क्षेत्र की बात करें ना अपन, तो ए से बी तक अपने को अनंत अल्पांश लेने होते हैं, या अनंत छोटी छोटी दूरियां लेनी होती है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, dr बोलेंगे। dr, ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, यहां पर विद्युत क्षेत्र भी बदल रहा है और बी से ए तक भी अपन जाना है। तो मैंने बोला कि बी से ए तक आप इस दूरी को छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड कर लो। अब आपको हर एक अल्पांश के लिए विभव का मान अलग से निकालना पड़ेगा बच्चों। तो अगर मैं पहले अल्पांश की बात करूं, तो पहले अल्पांश के लिए विद्युत विभव कितना हो जाएगा, dv, और ये किसके इक्वल होगा, E डॉट dr के। ये होगा कि नहीं होगा बच्चों? ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं, यहां पर आप छोटे छोटे अल्पांशों की बात करो, छोटे छोटे अल्पांशों के लिए क्या हो जाएगा, उनको dr मान लेंगे अपन, और हर dr के लिए आपको विद्युत क्षेत्र अलग से लिखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मान लो मैंने पहला dr यहां पे लिया, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र कितना आ गया, E डॉट dr। अगला अल्पांश मैंने यहां पे लिया, तो आपको पता है कि यहां पर E भी बदलेगा। अगर E सेम होता तो अपन डेल्टा आर लिख लेते सीधा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने पास फॉर्मूला निकाला था समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए अपन ने। लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू भी बदल रही है बच्चों, तो हर अल्पांश के लिए या हर dr के लिए विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। पहले dr के लिए विद्युत क्षेत्र मान लो E1 है, दूसरे के लिए विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E2, यानी कि इस विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या हो रही है, लगातार बदल रही है, असमरूप विद्युत क्षेत्र है। तो अपन क्या करते हैं, B से A तक की दूरी को छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड कर लेते हैं, और अल्पांशों में करोगे तो आपके पास विद्युत विभव कितना आ जाएगा, dv इक्वल्स टू E डॉट dr। अब यहां पर बाह्य स्रोत द्वारा कार्य कितना होगा बच्चों, अपन माइनस यूज कर सकते हैं इसके लिए। देखो माइनस क्यों आता है, दिशा को बताता है। ध्यान से देखो, अपन ने बाह्य स्रोत जो कार्य करेगा वो इसके विपरीत करना पड़ेगा। तो इस बार क्या करेंगे अपन, यहां पे देखो, एक dv के लिए एक अल्पांश के लिए dv कितना आ जाएगा, E डॉट dr। तो इन सारे अल्पांशों के लिए अगर विभव निकालें तो कितना आएगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन कर दो क्या, माइनस E डॉट dr, और इसका आप क्या कर दो, समाकलन कर दो। तो dv इक्वल्स टू, इस माइनस को बाहर लिख दो, तो माइनस E डॉट dr। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया बच्चों, बहुत अच्छा सा। अगर आपके पास समरूप विद्युत क्षेत्र है तो डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस E डॉट डेल्टा r कर दो। अगर असमरूप विद्युत क्षेत्र है, यानी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू भी बदल रही है, तो आप क्या कर दो, dv इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr। बोलो कोई दिक्कत यहां से? अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dr लिख सकते हैं क्या बच्चों, ऐसा E इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dr। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान हमेशा घटेगा, विभव का मान घटता है। देखो ये E इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dr अपने को क्या बता रहा है बच्चों, कि यहां पर अगर आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलो तो विभव का मान हमेशा क्या होगा, कम होगा। कैसे, जैसे मान लो ये आपके पास एक बिंदु आवेश, इस बिंदु आवेश से r दूरी पर आपने बिंदु P ले रखा है, और यहां पर आपके पास विद्युत क्षेत्र कितना होता है बच्चों, kq अपॉन r स्क्वायर। ये है था बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव कितना होता है, kq अपॉन r स्क्वायर।
मान लो मेरे पास दो बिंदु है, एक पॉइंट ये ले लिया मैंने, एक ये ले लिया। मान लो ये आपके पास 3 मीटर है और ये वाला है 5 मीटर। तो इस बिंदु आवेश से यहां पर 3 मीटर पर विभव कितना हो जाएगा बच्चों? KQ/3। अरे KQ बाई R होता है ना, तो KQ/3। अगर मैं 5 सेंटीमीटर वाले 5 मीटर वाले पॉइंट की बात करूं तो यहां पर विभव कितना हो जाएगा? KQ/5। एक पॉइंट और ले लो, मान लो 7 मीटर पे, तो यहां पर विभव कितना हो जाएगा? KQ/7। देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा यही होती है क्या बच्चों? विद्युत क्षेत्र की दिशा यही है। तो मैंने क्या कहा कि आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलो तो विभव का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। देखो इस वाले पे था KQ/3, इस वाले पे हो गया KQ/5, इस पे हो गया KQ/7। बोलो विभव का मान लगातार नहीं घट रहा है क्या? तो यही तो बोला है अपन ने। और ये E = -dV/dr भी अपने को क्या बताता है बच्चों? ये अपने को ये बताता है कि आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलो तो आपके पास विभव का मान लगातार क्या होगा? कम होता जाएगा। तो ये था अपने पास समरूप और असमरूप विद्युत क्षेत्र में, दोनों में अपन ने विभव की बात कर ली। तो ये आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ΔV = -E.ΔR, और असमरूप विद्युत क्षेत्र तो आप क्या याद रखोगे? dV = E.dr। इसका समाकलन करना पड़ेगा अपने को। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका E बदल रहा है बच्चों। अब देखो इसको आप चेंज भी कर सकते हो, यही फॉर्मूला यहां से बन जाएगा वापस। ध्यान से देखो, यही फॉर्मूला यहां से बन जाएगा। मान लो A और B बिंदु है मेरे पास, ये है। अगर मैं किसी मूल बिंदु से देखूं तो B का स्थिति सदिश आप R1 बोल दो और A का स्थिति सदिश R2 बोल दो। तो अब ध्यान से देखना बच्चों, यदि मैं यही फॉर्मूला निकालना चाहूं वापस, तो देखो dV क्या बनेगा? -R1 से R2 E.dr। क्लियर है? देखो R1 से आप R2 तक जा रहे हो तो E.dr। अब देखो E समरूप है, समरूप विद्युत क्षेत्र की बात करें, या एक समान है, तो आप E को बाहर लिख लो। तो dV = E को तो मैंने बाहर लिख दिया, R1 से R2 × dr। अब देखो केवल dr ही बदलेगा, E कैसा हो गया? समरूप या एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया, तो इसको तो मैंने बाहर लिख लिया। अब dr का समाकलन क्या होता है बच्चों? R, और R की जब आप लिमिट रखोगे, ये कितना है? R1 से R2, तो dr का समाकलन कितना हो जाएगा? R लिमिट रखोगे तो क्या बनेगा? R2 - R1। तो डेल्टा R क्या होता है बच्चों? R2 - R1 ही तो होता है। अगर इसको अपन सदिश रूप में लिखें, इसको विस्थापन सदिश माने, तो ये क्या होता है? R2 वेक्टर - R1 वेक्टर, यही तो होगा। तो dr का समाकलन R हो जाएगा, फिर आप लिमिट रखोगे तो R2 - R1, यहां से फिर से क्या बन जाएगा? डेल्टा R बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वापस देखो यही फॉर्मूला बन रहा है अपना। तो आप चाहो तो केवल ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो, ये दोनों जगह काम आ जाएगा अपना। या अपन dV = -∫E.dr। अपने 12th क्लास के अंदर जो अपन डेरिवेशन पढ़ेंगे ना आगे, 12th क्लास के बच्चों के लिए ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अपन गोले की बात करेंगे और गोले के बाहर, सतह पर, अंदर विद्युत विभव की बात करेंगे, तो वहां पर ये फॉर्मूला काम में लेंगे अपन सीधा। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र अपन गोले के कारण निकाल चुके हैं। गोले के बाहर, गोले की सतह पर, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की बात अपन कर चुके हैं। तो विभव निकालने के लिए अपन डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखो, dV = -∫E.dr। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, जहां पर अपन बात करेंगे किसकी? गोले की। ठोस गोले की बात करेंगे, खोखले गोले की बात करेंगे, गोलीय कोश की बात करेंगे, उनके बाहर, सतह पर और अंदर कितना विभव बनेगा, उस विभव की बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।